हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जो है सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि मैंने इस चैनल का नाम पीसीएम बाय शिवाजी सर क्यों रखा। ठीक है, इसके बाद और इसके अंदर हम बातें बताएंगे कि जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा देखिए, जो है इस चैनल का नाम हमने पीसीएम बाय शिवाजी सर रखा है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। यहां पे पी का मतलब है फिजिक्स, सी का मतलब है केमिस्ट्री और एम का मतलब है मैथ। मतलब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे लगेगा कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं, यानी ऑफलाइन क्लास की तरह पूरा एकदम मस्त होके डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और मेन रूप से अभी फिलहाल जो है हम क्लास 12 को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्लास 11 और 10 सबको जो है इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। मुख्य रूप से ये 3 विषय अभी लेकर चलेंगे और तीनों विषय मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के इस लेक्चर में, जो है वीडियो के लेक्चर में हम यह बात कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि क्लास 12 की जो फिजिक्स है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड होता है। और पेपर फर्स्ट में जो है फिजिक्स की 2 ब्रांच के बारे में स्टडी करना होता है, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक का नाम क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी, और जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको हम लोग क्या करते हैं वैद्युत गतिकी कहा जाता है, ठीक है। और जो पेपर सेकेंड होगा उसमें फिजिक्स के 2 ब्रांच के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसका नाम क्या है ऑप्टिक्स, और इसके बाद एक जो है जिसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की और मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, यानी पेपर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट में सबसे पहले जो फिजिक्स की पहली ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। अब सबसे पहले सवाल उठा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यह 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से, 2 वर्ड से। और यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रो है, दूसरा क्या है स्टैटिक्स है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड क्या है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है स्टैटिक्स। जहां इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे आवेश, ठीक है। और यहाँ स्टैटिक का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है रेस्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है विराम। तो ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, यानी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है। तो हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंतर्गत क्लास 12 में 4 प्रमुख चैप्टर आते हैं, जिनके नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं। आप लोग ध्यान से पहले देखिए,
पहले चैप्टर का नाम होगा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहा जाता है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और जो दूसरा लेसन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, तो गाउस का नियम पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एवं अनुप्रयोग, इसका यूज कहां कहां पे होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे कि गाउस का नियम क्या होता है, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गाउस के नियम का यूज कहां कहां होता है, जिसको अनुप्रयोग कहा जाता है। फिर इसमें तीसरा जो प्रमुख चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है संधारित्र एवं धारिता। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक लास्ट चैप्टर है जिसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, विभव एवं विभवांतर। ठीक है, अभी आप लोग घबराइएगा मत कि सर ये सब क्या चीजें हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समय अनुसार सब कुछ हम लोग जान जाएंगे धीरे धीरे। अभी केवल हमने क्या बात किया कि जो क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, जिनमें पहले पेपर को मैं स्टार्ट किया हूं, और पहले पेपर में 2 ब्रांच होती है। यहाँ पे पहली ब्रांच का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है इसके बारे में हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है यह 2 वर्डों से मिलकर बनी है। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है, स्टैटिक। जहां हमने बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। यानी इसकी परिभाषा हमने लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेशों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है ये 4 प्रमुख चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि ये 4 चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेसन को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतना आप लोग आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब पहले लेसन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले लेसन को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिर अगर कोई उसमें न्यूमेरिकल हर एक चीज, मतलब आपको मैं बता दूं कि जो है फिजिक्स का जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, चाहे केमिस्ट्री का चाहे मैथ का, कोई डाउट नहीं हो सकता, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखते जाइए, जो है पहला यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ देख रहे होंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक अध्याय है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज क्या होता है उसके बारे में जान लें। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं कि जो चार्ज यानी आवेश, मास, आप लोग जानते होंगे द्रव्यमान, आवेश, मास का ही एक ऐसा गुणधर्म होता है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, यहां पे जो है आप लोग ध्यान से सुनिए, हमने क्या चार्ज की परिभाषा लिखाया कि आवेश, मास का ही एक ऐसा गुणधर्म होता है जो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है। अब सवाल यहां पे उठा
कि सर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल न घबराइए। आगे हम लोग जानेंगे अच्छे से कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बारे में आगे अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज को जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कैपिटल क्यू, या कुछ बुकों में या कुछ लोग इसको स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात हम करेंगे, अभी चार्ज की बेसिक बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात यहाँ पे हम करेंगे कि चार्ज का जो मात्रक होता है, ठीक है, चार्ज का मात्रक, तो यहाँ पे चार्ज का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक वह क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम बात करेंगे इसका सीजीएस जो मात्रक होता है, तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, या इसी को कहा जाता है स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम कहा जाता है। ठीक है, स्टेट कूलाम। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, आप लोगों की बात याद होना चाहिए कि एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, यह रिलेशन होता है। अब इसके बाद फिर अगली बात हम चार्ज से संबंधित करें तो चार्ज कैसी राशि होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है वह अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। अदिश का मतलब कि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। और जब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, इसका क्या मतलब होगा कि अगर मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए +5 कूलाम, +3 कूलाम और -2 कूलाम का आवेश इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा। नेट मतलब इसका परिणामी चार्ज यानी टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी क्यू नेट, बस कुछ नहीं करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। मतलब अलजेब्रिक सम का मतलब होता है इसको जोड़ दीजिए। अलजेब्रिक मतलब जो जिस साइन में होगा उसी साइन के साथ इसको केवल जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो 5 और +3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। तो इसका नेट, इस सिस्टम में नेट जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 6 कूलाम हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अभी हम चार्ज की बेसिक बात कर रहे हैं। यहाँ चार्ज की डिफिनेशन की बात हमने किया, चार्ज को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको चार्ज का जो मात्रक है, और चार्ज कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम और बात कर रहे हैं चार्ज के बीमा की। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं और आगे देखिए जो है हम बात कर रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में जो पढ़े होंगे परिभाषा, धारा आई बराबर, एक फार्मूला पढ़े होंगे, धारा आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका जब गुणा कर दे, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर I, साथ में क्या हो जाएगा T, यानी धारा गुणे समय। यानी यहां से अगर हम बात करें तो यहां से इसकी बीमा क्या निकल जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश की बीमा होती है ना, आवेश की बीमा वो क्या होती है, तो आवेश की बीमा को हम बात करें तो यहाँ धारा का मात्रक एम्पियर ए से दिखाते हैं, समय सेकेंड, इसको हम किससे दिखाते हैं, हम लोग टी से दिखाते हैं। तो आवेश की बीमा क्या आ गई, एटी आ गई। ठीक है, अब अगली बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे हैंडराइटिंग थोड़ा सा अगर अच्छी नहीं लग रही हो या अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग हमारी बातों को ओरली सुनने का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसको अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। ठीक, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, और 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा, एक हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं, नोट बना के उसको लिखिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल हटके, और जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें नोट में बना के लिखिएगा। और क्या हम बताने जा रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज, यहाँ पे एक वर्ड सुने होंगे आप लोग कि उदासीन वस्तु। क्या करते हैं, उदासीन वस्तु, जिसको कहा जाता है न्यूट्रल बॉडी। क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी।
या इसी को आप लोग बोल सकते हैं अनचार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे? अनचार्ज बॉडी। ठीक है। न्यूट्रल बॉडी, इसको हिंदी में कहा जाता है उदासीन वस्तु, और अनचार्ज मतलब क्या कह सकते हैं? अनावेशित। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अनावेशित वस्तु। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका पहले मतलब क्या होता है। पहले मतलब क्या होता है, कोई कहेगी अच्छा ये बताइए कि कोई न्यूट्रल बॉडी है तो क्या उसके अंदर चार्ज नहीं पाया जाएगा? उसके अंदर चार्ज पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर जो चार्ज होता है ना, यानी जो प्लस माइनस दो प्रकार के जो चार्ज होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। यानी जितना इसके अंदर प्लस चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर 3 प्लस चार्ज है तो इस बॉडी के अंदर 3 माइनस चार्ज भी होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको जो है आप एकदम पूरा क्लीन ऐसे छोड़ देंगे तो इसका भी मतलब क्या होता है? उदासीन वस्तु। तो फिगर से मेन मतलब नहीं है, हमें ये बात पता होना चाहिए कि उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि उस वस्तु के अंदर चार्ज होते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में दोनों होते हैं, जितना प्लस उतना माइनस। इसका मतलब है कि इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज का मतलब जो परिणामी मतलब टोटल परिणामी जो आवेश होता है वह क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब फिर अगली बात हम यहां पे करें कि कोई अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है, उसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, तो वह बॉडी चार्ज कैसे होती है? तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफर अगर यहाँ केवल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन, और माइनस चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों का केवल ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे ही हमने क्या बताया कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको हमको चार्ज करना है तो केवल कैसे हो सकती है? जो है हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से हो सकता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं तो कोई अनचार्ज बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाती है, तो वह भी 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2। एक होती है पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं धनावेशित वस्तु, और एक होती है निगेटिव, जिसे क्या बोलते हैं? ऋणावेशित वस्तु। तो अब वो चीज होता कैसे है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब क्या है, 2 यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी है, जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो ये बात हमको पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। अब कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर इसको हमको पॉजिटिव धनावेशित वस्तु बनाना है, कैसा बनाना है? धनावेशित वस्तु बनाना है, तो कैसे यह बनेगी? ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज हमको बनाना है तो यह वस्तु कैसे बनेगी? जब हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जैसे हमने क्या किया कि किसी को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक प्लस इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। और यहां पे अगर माइनस लग जाता तो इसका मतलब क्या है कि जो है इलेक्ट्रॉन उससे लिया जा रहा है। तो अब हमने क्या किया कि इस बॉडी को हमने ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे रहे हैं, और जब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप बताइए, सॉरी यहाँ पे हमने धनावेशित लिख दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा? प्लस की संख्या तो 3 है और 3 माइनस था। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर माइनस की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब कि यह वस्तु क्या हो गई? अब इसमें माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार की वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणावेशित वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणावेशित वस्तु बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने क्या किया? निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? निकाल लिया। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस बॉडी के अंदर प्लस तो सेम रहेंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक जब हमने निकाल लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। तो इस प्रकार की बॉडी जिसमें प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, माइनस क्या हो गया? कम हो गया। तो इस प्रकार की बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? धनावेशित वस्तु बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से आप लोग थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या हम बताने जा रहे हैं। यहां से 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋणावेशित वस्तु से क्या तात्पर्य है।
पहला क्वेश्चन कि ऋणावेशित वस्तु से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऋणावेशित वस्तु है ना, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि प्लस की संख्या माइनस की तुलना में कम होती है। इसका मतलब माइनस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऋणावेशित वस्तु से तात्पर्य ऐसी धनावेशित वस्तु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसे ऋणावेशित वस्तु कहा जाता है, ठीक है। और अगर अगली बात हम करें कि धनावेशित वस्तु से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो धनावेशित वस्तु है उसके अंदर प्लस की संख्या ज्यादा और माइनस की कम। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रोटॉन की अधिकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु धनावेशित है, इसका यह तात्पर्य होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डिफिशियंसी मतलब कमी होती है, ठीक है। ये दो बातें समझ में आई। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं किसी वस्तु के ऋणावेशित होने से तात्पर्य क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगली बात हम लिख रहे हैं किसी वस्तु के धनावेशित होने से तात्पर्य यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। इसके बाद फिर दो बातें और इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास मतलब आप लोग समझ रहे हैं द्रव्यमान, वह कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब यहां से अगला सवाल हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, उसको हमने ऋणावेशित कर दिया, ठीक है। तो ये बात तो हमको क्लियर हो गया कि कोई बॉडी अगर ऋणावेशित हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको हमने ऋणावेशित कर दिया, तो बताओ उस न्यूट्रल बॉडी का जो मास होगा वह इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ेगा या घटेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी होती है उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज करते हैं यानी ऋणावेशित बनाते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाहिर सी बात है उस न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन होता तो है कुछ। तो इसका मतलब हुआ कि इस बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो जाहिर सी बात है इस बॉडी का मास कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहां से बात हमको समझ में आई कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी होती है और उसको जब ऋणावेशित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के साथ साथ उस बॉडी के मास में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। और फिर अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उसको हम धनावेशित कर रहे हैं, तो बताइए वो जो धनावेशित वस्तु होगी उसका मास बढ़ेगा, घटेगा या बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, जाहिर सी बात है घट जाएगा, क्योंकि किसी न्यूट्रल बॉडी यानी उदासीन बॉडी को यदि हमको धनावेशित बनाना है तो यहां से आप देख रहे हैं कि इस बॉडी से हमको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और जब कमी हो गई तो जाहिर सी बात है उस बॉडी में जो है कुछ ना कुछ मास में क्या होगा, डिफिशियंसी, कमी आ जाएगी। तो यहां से ये दोनों बातें हम लिख दे रहे हैं कि अगर कोई उदासीन वस्तु ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित
होती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के साथ साथ उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और अगली बात जो है, ये ऊपर का मीटर है, इसके ऊपर हम लिख दे रहे हैं इसी प्रकार जब कोई उदासीन वस्तु धनावेशित होती है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के साथ साथ उसके द्रव्यमान में भी कमी होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चारों बातें क्लियर हुई होगी। ठीक है, जैसे इसका एक क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है और कैसे इसको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन बना के इस पे दे रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हम क्या बना रहे हैं कि माना समान द्रव्यमान की दो उदासीन वस्तु ए तथा बी है, जिनको आवेशन विधि द्वारा आवेशित किया जाता है, जहां वस्तु ए को धनावेशित एवं वस्तु बी को ऋणावेशित। तो निम्नलिखित कौन सा विकल्प सत्य होगा? ठीक है, यहां पे हम 4 विकल्प बनाए हैं। पहला हमने विकल्प बनाया कि वस्तु ए एवं बी दोनों का द्रव्यमान नियत रहेगा, मतलब वही रहेगा, नियत रहेगा। दूसरा, वस्तु ए का द्रव्यमान घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन, वस्तु बी का द्रव्यमान घट जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है, इसमें हमने कर दिया कि वस्तु बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हमने क्या बताया। एक क्वेश्चन हमने बना दिया कि माना समान द्रव्यमान की दो उदासीन वस्तु थी, जिनका नाम क्या है, ए और बी। अब इसको हमने क्या किया, जिनको आवेशन विधि के द्वारा, जब क्या होता है, कोई न्यूट्रल बॉडी होती है और उसको जब हम लोग चार्ज बनाते हैं, तो यह जो विधि होता है, उस विधि को हम लोग क्या करते हैं, आवेशन। ठीक है, तो आवेशन विधि के द्वारा उनको आवेशित किया जाता है। और जब आवेशित किया गया तो वस्तु ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और वस्तु बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, यानी ऋणावेशित हो गई। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी इससे पहले हमने नोट में आप लोगों को लिखाया कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ साथ
उसके मास में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई अनचार्ज बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी है उसको जब हम चार्ज करेंगे तो उसके मास में भी क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो 100% नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन हमने बोल दिया है कि नियत रहेगा, यानी नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना अब भी होगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि जो बॉडी ए है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है, जब किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी ही, उसके साथ साथ उसके मास में भी कुछ कमियां आ जाएगी। तो यानी जो सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ पे हमने लिखा है वस्तु ए का द्रव्यमान घट जाता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसके अनुसार राइट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु बी का द्रव्यमान घट जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमने वस्तु बी को ऋणावेशित कर दिया, और कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इसका मतलब जब किसी न्यूट्रल बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाहिर सी बात उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के साथ साथ उसके मास में भी कुछ वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, तीसरा है, यह क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वस्तु बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएगा। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन हमारा राइट हुआ और 2 ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों को जो कुछ आज की वीडियो में लेक्चर में हमने पढ़ाया, इस वीडियो के लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ाया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी हमने केवल चार्ज की कुछ बेसिक बातें किया। इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे जब, तो वहां पे हम आप लोगों को चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अग्रसर क्रम से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद जब कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, क्योंकि आप ही लोग जज करेंगे। और आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि जो है हम जितना भी अच्छा आप लोगों के लिए हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट बनाएं और आप लोगों को जो है प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।